सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम डियर गुरुजी चैनल पर कुछ विशेष चीज़ें, सब्जेक्ट से हटकर कुछ चीज़ें लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो आजकल जैसे ट्रेंड में चल रहा है फिलहाल, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हर कोई पूछ रहा है कि इसमें क्या बदलाव आए हैं, कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, या कंपटीशन एग्जाम किस प्रकार से करवाई जाएगी। टीचर्स की एग्जाम देख लो या अपनी बोर्ड की एग्जाम्स देख लो, क्लासें किस हिसाब से लगेगी और किस हिसाब से किस एज में किस प्रकार की कक्षाओं के अंदर उसको प्रमोट किया जाएगा। तो वो सभी चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आई है, जो इसका विस्तार से हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक यहाँ हम पढ़ेंगे, प्रत्येक चीज को हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे सभी का, कि ये किस प्रकार से इसको अप्लाई किया गया है, किसके द्वारा अप्लाई किया गया है, कितनी तारीख को इसको जारी किया गया था, इसको कितनी तारीख को मंजूरी मिली थी। वो सभी चीजें यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ेंगे हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अब ये तो है नहीं कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसके संबंधित क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अभी फिलहाल अगर ट्रेंड में चल रहा है तो आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें निश्चित तौर पर इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। और हाल ही में जो ये चेंजेस हुआ है ये एक करंट के रूप में आएगा, तो प्रत्येक चीज को हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में किस प्रकार से कहेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में इसे जाना जाता है, इंग्लिश के रूप में। तो यहाँ देखो, जब इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय से चेंज होकर अब क्या नाम कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका नाम किस रूप में कर दिया गया है, अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में कर दिया गया है। ये एक जीके का क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ देखो, हम यहाँ एक जीके का क्वेश्चन और भी बनता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो अपन का नाम दिया गया था वो किस सन में, राजीव गांधी द्वारा इसे 1985 के अंदर इसे इस नाम की मंजूरी दी थी। और ये लागू कब हुआ था, ये 1986 में इसे लागू कर दिया गया था। तो यहां देखो, मानव संसाधन विकास जो नाम दिया था मंत्रालय, उसको चेंज होकर अब किस रूप में कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। कब कर दिया गया है, ये 29 जुलाई 2020 को ये कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, इसे किस रूप में या इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति 2020 है उसका प्रारूप समिति अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, के कस्तूरी रंगन के द्वारा कर दी गई है। तो यहाँ अध्यक्षता के रूप में कौन है, के कस्तूरी रंगन है। ये के कस्तूरी रंगन देखो इसरो के पूर्व प्रमुख भी रहे गए हैं। इसरो के पूर्व प्रमुख कौन है, के कस्तूरी रंगन रहे गए हैं। इनके ही द्वारा ये क्या किया गया था, जो एनईपी है ये लागू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन्हीं के द्वारा प्रारूप किया गया था। और अध्यक्षता में कौन थे, के कस्तूरी रंगन थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए के कस्तूरी रंगन हमें नाम याद रखना है। फिर देखो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, इनके अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली है। इंपॉर्टेंट डेट है ये, 29 जुलाई 2020 के 29 जुलाई के दिन ही इससे क्या मिली थी, मंजूरी मिली थी। फिर नेक्स्ट देखो, यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही स्थान लेगी। जब राष्ट्रीय नीति लगी थी 1986 में, मैंने अभी आपको बताया था, इसे 1985 में इसका नाम दिया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और उसको अप्लाई कब किया गया था, 1986 में इसे अप्लाई किया गया था। उसके बाद देखो थोड़ा सा 1992 के अंदर, 1992 में थोड़ा सा चेंज हुआ था, कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत इसका इंटरफेयर इसमें किया गया था। बाकी बदलाव वो का वो रखा गया था, थोड़ा बहुत इंटरचेंज किया था इसमें। बाकी जो कंप्लीटली चेंजेज है वो कब हुआ है, 29 जुलाई 2020 को इसका कंप्लीट चेंजेज किया गया है। तो ये वाली डेट भी हमें याद रखनी होगी कि पहले ये नीति कब लागू की गई थी और कौन से सन का जो स्थान है वो न्यू जो अपनी पॉलिसी अपडेट हुई है वो लेगी। तो यहां देखो 1986 के अंदर ये स्थान लेगी, और कौन सा, 29 जुलाई 2020 की पॉलिसी। और उसके बाद देखो 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। ये तो हमें पता है कि जब 1986 के अंदर इसका प्रारूप बनाया गया था, पहला प्रारूप, उसके बाद जो सेकंड प्रारूप, ये 1992
स्मॉल के लिए, छोटे से चेंजेस के लिए जरूर जाना जाता है, बाकी इसका कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पर कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ था। मेन चेंजेस हुआ है वो 29 जुलाई 2020 को हुआ है। तो यहां देखो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 34 साल बाद चेंज हुई है। कितने साल बाद में? 34 साल बाद में चेंज हुई है। इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने इसे तैयार किया है। देखो यहां के कस्तूरी जो रंगन मैंने अभी बताया था, कस्तूरी रंगन के द्वारा इसरो के जो प्रमुख रहे हुए हैं, इसरो के प्रमुख रहे हैं, उनकी ही जो अध्यक्षता है उसके अंदर ये पैनल तैयार किया गया था। और इस पैनल की तैयारी के प्रारूप के अनुरूप ही इसके किस रूप में? चीफ के रूप में के कस्तूरी रंगन के द्वारा इसे अप्लाई किया गया है। वर्तमान में देखो भारत के शिक्षा मंत्री किस नाम से है? देखो हम यहां डायरेक्ट जब ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उस हिसाब से नहीं बोलकर, अब अगर हम शिक्षा मंत्रालय के रूप में अगर पूछें, शिक्षा मंत्रालय के अगर रूप में पूछें, तो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री है वो है हमारे रमेश पोखरियाल जी। कौन है? रमेश पोखरियाल जी। ये भी इंपॉर्टेंट, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। कंप्लीट चीजें आपको मैं बताऊंगा यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी ईयर या कौन सी सन हमें याद रखनी है, किस प्रकार से हमें देखना है, तो वो सभी चीजें हमें यहां देखने को मिलेंगे। वर्तमान के अंदर भारत के जो शिक्षा मंत्री है वो है रमेश जी पोखरियाल जी। तो यहाँ रमेश जी पोखरियाल के लिए वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं उसके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। फिर नेक्स्ट देखो, देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक, यहां देखो नियामक के रूप में एक आ रहा है रेगुलेटर। तो इसका मतलब है कि उच्च शिक्षा 12th के बाद, जैसे विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहिए हमें, तो विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जैसे कोई भी विश्वविद्यालय हो उसमें अलग अलग तरीके की अलग अलग जो संस्थाएं थी उनके आधार पर क्या ली जाती थी? एंट्रेंस एग्जाम ली जाती थी। जैसे यूजीसी, SICTE, इन सब की जगह अब एक ही प्रारूप कर दिया गया है। एक ही जो एजेंसीज है वो उनकी एग्जाम करवाएंगी। वो किस प्रकार से होगी? उच्च शिक्षा आयोग कर दिया गया है। उन एजेंसियों में ये उच्च शिक्षा आयोग उसे एजेंसी को हायर करेंगे और उसके द्वारा क्या करवाएंगे? वो एग्जाम्स करवाएंगे। तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि इन सभी जो यूजीसी, SICTE, इन सभी की जगह एक ही एग्जाम, जो प्रवेश एग्जाम होगी विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु जो एग्जाम करवाएंगी वो एक ही एजेंसी के द्वारा होगी। उसमें अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग एजेंसी हायर नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ये एक ही कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों में जो मनमानी के रूप के अंदर फीस ली जाती थी, जो फिक्सिंग नहीं थी, हर क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स जो फीस स्ट्रक्चर नहीं था, फीस स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण जितने भी अभिभावकों से फीस वगैरह ली जाती थी उनके ऊपर भी विशेष तरीके से फीस को बढ़ाने से रोकने के लिए सिफारिश या मोहर लगाएंगे। इसके लिए भी ये कुछ नियम और शर्तें जारी होंगी। जो फिक्स स्टैंडर्ड की जो क्लासें हैं उन क्लासों की जो फीस होगी वो फिक्स कर दी जाएगी। उनके लिए भी ये पहल करेंगे तथा पाठ्यक्रम पर भी काम करेंगे। जो पाठ्यक्रम है अपना इस क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पाठ्यक्रम है उस पर भी वो क्या करेंगे? यहां काम करेंगे। तो इस प्रकार से अपनी जो ये पॉलिसी है उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट देखो अपनी इसकी विशेषताएं क्या है, इसको यहां लागू करने के जो विशेष कार्य हैं वो क्या है, विशेषता क्या है इनकी कि उससे हमें क्या फायदा मिल सकता है। तो वो है कि NEP 2020 की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, जो चेंजेस है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, किस प्रकार से वो हम देखेंगे यहां। तो यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न प्रकार से अपनी, यहां देखो सबसे जो पहली मेन विशेषता है वो है यहाँ पर मातृभाषा को बढ़ावा देना। जैसे बच्चा कहीं भी अपने स्तर पर, कहीं भी अपनी फील्ड के अंदर, क्षेत्र के अंदर स्टडी कर रहा है, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई कर रहा हो या 1 से 5 तक की क्लास में पढ़ाई कर रहा हो, तो उन सभी जगह जो वाली भाषा वहां बोली जाती है, जैसे नागौर में नागौरी भाषा, शेखावाटी में शेखावाटी रूप की भाषा, जोधपुरी भाषा, तो ये सभी जो प्रकार की जो क्षेत्र वाइज उनकी भाषाएं हैं उनकी भाषाओं को, मातृभाषा को बढ़ावा देने का इसमें प्रारूप रखा गया है, विशेषता रखी गई है। जितनी भी मातृभाषाएं हैं, बच्चा कहीं भी अध्ययन कर रहा है वहां की भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही 5वीं कक्षा तक की मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान, जो भी शिक्षा ग्रहण करेगा बच्चा, जैसे 5वीं क्लास तक की कोई भी किसी भी प्रकार की शिक्षा होगी वो अपनी भाषा में सीखेगा। वो बच्चा अपनी खुद की जो मातृभाषा है, उस क्षेत्र की जो फील्ड की जो भाषा है उसमें सीखेगा, तो उसका भी प्रावधान रखा गया है। फिर साथ ही साथ भारतीय जो सांकेतिक भाषा
उसको बढ़ावा दिया जाएगा। सांकेतिक भाषा के अंदर जैसे मूक बधिर है, तो बधिरता के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पाठ्यक्रम सामग्री है वो विकसित की जाएगी। जैसे कोई बोल नहीं सकता है बच्चा, उसके लिए अलग से स्टडी के लिए जो सांकेतिक भाषा के रूप में जो सामग्री है उनके द्वारा जिसके द्वारा वो स्टडी कर सकता है बच्चा, वो सभी चीजें यहाँ पर विकसित की जाएगी। अच्छी सुनने में प्रॉब्लम है बच्चों की, तो उसके लिए, देखने में प्रॉब्लम है, तो जो भी सांकेतिक रूप के अंदर जो स्टडी है उनकी जो सामग्री है उनको अधिकता दी जाएगी, विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ संस्कृत भाषा को स्कूल के सभी स्तरों में एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर मिलेगा। कोई भी कक्षा हो, उसके अंदर जो संस्कृत भाषा है अपनी, उसको तो प्रारूप में स्तर में जो वैकल्पिक रूप होगा सब्जेक्ट का, उसमें लेना ही लेना पड़ेगा। यहाँ एक आपको छोटी सी बात बता दूं, यहाँ अंग्रेजी विषय के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो नॉर्मल सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका थोड़ा सा प्रारूप गिरा हुआ है। यहाँ इसका प्रारूप क्या किया है, अंग्रेजी भाषा को थोड़ा नीचे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो संस्कृत भाषा है, नीचे का मतलब हो गया उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो उसका तो कांस्टेंट लेवल है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसलिए जो वैकल्पिक जो सब्जेक्ट यहाँ चुनने का जो अवसर मिला है वो कौन सी सब्जेक्ट का मिला है, संस्कृत का मिला है। कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन जो भाषा है उनको भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। प्राचीन रूप से चलती आ रही है, जैसे योग रूप की भाषा है जैसे, तो यहाँ जो प्राचीन जो भाषाएं हैं उनको भी क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, उनको भी बढ़ावा मिलेगा प्राचीन भाषा के रूप में। संस्कृत भाषा तो वेदों की भाषा है, उसको भी प्रारूप में लाया गया है, अधिकता दी गई है, ठीक है। तो यहाँ विकल्प के अंदर कौन सी भाषा को चुना गया है, संस्कृत भाषा को चुनने का अवसर मिलेगा प्रत्येक कक्षा में। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर नेक्स्ट देखो, 2030 तक की स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन का मतलब हो गया, जैसे कक्षा में या स्कूल में हम नामांकन करवाते हैं बच्चे का, तो उस हिसाब से कि उस फील्ड के अंदर कितनी एज है, जितनी शिक्षा से संबंधित या जैसे 1 से 5 तक की बच्चों के लिए जितनी एज फिक्स की गई है, उसमें इसका रेशियो देखा जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, अनुपात, नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER कहेंगे। वो रेशियो देखा जाएगा और उस रेशियो को 100% लेकर जाने का प्रावधान रहेगा कि जो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, उस हिसाब से इसको 100% सकल नामांकन का अनुपात बढ़ाया जाएगा। जैसे 2030 तक की स्कूली जो शिक्षा है, उसके साथ साथ माध्यमिक स्तर की जो एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सभी को मिले, उसका लक्ष्य भी हम क्या करेंगे, रखा जाएगा, उसका लक्ष्य भी रखा जाएगा, सभी को शिक्षा मिले, उसका लक्ष्य भी हमें रखना है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये रखा गया है। फिर नेक्स्ट देखो, सकल नामांकन अनुपात जो GER है, वो प्रदेश तथा देश में स्कूली के जो उम्र के बच्चे हैं, स्कूली जो उम्र के बच्चे, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो 100% नामांकन अनुपात है वो किस प्रकार से लिया जाता है, वो आपको यहां थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्कूली उम्र के जो कुल बच्चे हैं, स्कूल की उम्र के जो टोटल बच्चे हैं और स्कूल में जो प्रवेश लेने वाले बच्चे हैं, उनके अनुपात को देखा जाएगा कि अगर वो अनुपात, जैसे मान लो स्कूल के अंदर 50% बच्चों का नामांकन हुआ है और उस क्षेत्र के अंदर स्कूली जो उम्र के बच्चे हैं वो कितने, 100% है, तो 50% अपना क्या हुआ, नामांकन अनुपात आया। तो उस अनुपात को बढ़ाकर क्या किया जाएगा, 100% नामांकन किया जाएगा। कोई भी बच्चा जो स्कूली शिक्षा की उम्र का है वो बगैर शिक्षा के नहीं रहेगा। ये इसमें प्रावधान कुछ इस प्रकार से विशेषताएं रखी गई हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैसे तो काफी ज्यादा बड़ा प्रारूप है इसका, काफी ज्यादा इसकी पीडीएफ्स हैं, तो वो सभी को थोड़ा सा हटकर हम उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं, जो हमें सीखनी चाहिए, जो कंपटीशन एग्जाम में आएगी, वो सबका मैं एक संग्रह बनाकर वो आपको मैं बता रहा हूं। एकदम शॉर्ट से शॉर्ट चीजें जो आपके काम में आने वाली चीजें हैं वही चीजें बता रहा हूं। जो हमें काम की चीजें नहीं है, हमारी जो काम की चीजें नहीं आ रही है हमारे बीच, तो उनको मैं सम्मिलित नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में। तो इसके अंदर देखो, यहां नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी इस शिक्षा जो नीति है, जो नवीन शिक्षा नीति है उसके हिसाब से। तो यह देखो, शिक्षा से दूर रह रहे करोड़ों बच्चों, 2 करोड़ बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब
जहां स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, जहां स्कूल में जाने के लिए कोई प्रॉपर काम नहीं था, साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, उस हिसाब से वहां उस क्षेत्र में, उस फील्ड के अंदर स्कूलें बनाई जाएंगी। नवीन जो शिक्षा केंद्र हैं उनका निर्माण किया जाएगा। जो बच्चे वंचित हैं स्कूल से या शिक्षा से, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश से, तो उन सभी के लिए 2 करोड़ जो बच्चे जो वंचित रह गए हैं उनके लिए दोबारा स्कूल को या उनको दोबारा स्कूल से जोड़ा जाएगा। अब यहां हम ये देखेंगे कि स्कूल से अगर यहां बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ा जाएगा तो वो किस प्रकार से, तो उनकी जो एज, जो क्राइटेरिया है एज का, वो स्कूल से संबंधित होना चाहिए। स्कूली जो बच्चे हैं, स्कूली वर्ष है, उनमें मैंने अभी पीछे की जो पार्ट था उसमें मैंने बताया था अभी कि जो स्कूल से बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उनकी एज का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्कूली एज होनी चाहिए। तो उन बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, दोबारा से स्कूल में या उनको दोबारा से स्कूल से जोड़ा जाएगा, उनको भी शिक्षा ग्रहण करवानी होगी। तो इसके लिए नवीन शिक्षा केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। वहां स्कूलों का निर्माण होगा, केंद्रों का निर्माण होगा, वो चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो या स्कूल हो स्तर पर, तो उन सभी स्तर पर क्या किया जाएगा, उनको ऐड किया जाएगा। तो यहां हम नेक्स्ट अपना टॉपिक लेकर चलते हैं, स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव। तो यहां ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की दृष्टि से कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चंस के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो चल रही है अपनी, ये फॉर्मूला, ये प्रारूप है। ये क्या है, प्रारूप है। इसे हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे कि इस प्रारूप में किस प्रकार से स्कूली शिक्षा को या स्कूली पाठ्यक्रम को किया गया है, प्रारूप बनाया गया है, नवीनतम प्रारूप बनाया गया है। तो उसमें देखो हम क्या करते हैं, देखो हमें एक प्रारूप देखने को मिल रहा है 5, 3 + 3 + 4 के रूप का। ये नया पाठ्यक्रम है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ये किस प्रकार का प्रारूप है। जैसे यहां 5 आ रहा है, तो ये जो 5 है वो क्लास को डिपेंड करेगी। किस प्रकार से कि 3 से लेकर 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो 5th क्लास तक का मैटर या मटेरियल देखेंगे। उसके बाद के 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे जो होंगे वो 3 क्लास, इससे एक्स्ट्रा 3 क्लास में जाएंगे। फिर 11 से 14 वर्ष के इससे नेक्स्ट क्लास में 3 ईयर का कोर्स देखेंगे या स्कूल में प्रारूप में कक्षा के रूप में बदलेंगे। इसको देखो थोड़ा सा, इसको अलग से हम यहां डिफाइन कर रहे हैं। देखो सबसे जो फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी बच्चे की कौन सी, फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में देखो किस प्रकार से शिक्षा नीति होगी। सबसे पहले तो 3 वर्ष तक आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर बच्चा अध्ययन करेगा। सबसे पहले 3 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र, जिसकी क्षेत्रीय भाषा के रूप में क्षेत्रीय भाषाएं सिखाई जाएंगी, या फिर थोड़ा बहुत इसके अंदर जो स्कूली शिक्षा है उसके बारे में बच्चे को थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। ओह शिट, गलत बता दिया राजू, देख ले रे बराड़े, गलत है, दोबारा बता रही हूँ। फाउंडेशन स्टेज, इसमें फर्स्ट स्टेज है अपनी फाउंडेशन स्टेज। तो बच्चे को फाउंडेशन स्टेज के अंदर 3 वर्ष तक आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर रखा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र में ही उसको शिक्षा दी जाएगी, जिसमें देखो शिक्षा के रूप में हम कह सकते हैं बच्चे को बैठना, उठना, बोलना, ये सब सिखाया जाएगा। कहां, 3 वर्ष तक आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में। फिर देखो जो नेक्स्ट की 2 क्लास है उनकी, वो प्री स्कूलिंग होगी। प्री स्कूलिंग का मतलब हो गया स्कूल से पहले की, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास, जिसकी एज होगी बच्चों की 3 से लेकर 8 वर्ष तक की एज, जिसमें बच्चा कहां तक पढ़ेगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्लास तक ही पढ़ेगा। ये इसका प्रारूप है। जो फर्स्ट अपना फाउंडेशन स्टेज है, ये वाली इस प्रकार से स्टेज है। फिर सेकंड में जब भी बच्चा जैसे ही जाएगा तो सेकंड स्टेज उसकी होगी प्रीपेटरी टेस्ट स्टेज या प्रीपेटरी स्टेज। तो 8 से लेकर 11 वर्ष तक का जो बच्चा है उसकी एज 8 से 11 वर्ष तक की बच्चे की होगी, और वो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की कक्षा में शिक्षा लेंगे। 3 से 5 तक की कक्षा में अध्ययन करेंगे, वो उस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करेंगे। फिर नेक्स्ट उसकी स्टेप होगी मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज में देखो क्या होगा, मिडिल स्टेज की जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 11 से 14 वर्ष रखा गया है यहां, और फिर साथ ही उसकी 6 क्लास से लेकर 8 तक की क्लास का वो शिक्षा ग्रहण करेगा, अध्ययन करेगा। और नेक्स्ट अपना है 4th स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। जो नेक्स्ट अपनी सेकेंडरी स्टेज है वो 14 से लेकर 18 वर्ष तक की होगी, और उस आयु में बच्चा 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की शिक्षा को ग्रहण करेगा। अब ये प्रारूप यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है किस प्रकार से, ये जो अपनी आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग क्लास ली थी, अपने प्री स्कूलिंग क्लास थी, उसमें बच्चा कितनी साल तक पढ़ रहा है, 5 वर्ष तक या 5 कक्षा तक, ठीक है।
5 वर्ष या 5 कक्षा तक पढ़ रहा है। फिर देखो 3 से 5 तक की कक्षा के अंदर कितनी कक्षाएं सम्मिलित है, फिर इसमें है 3 कक्षा। ये सबसे पहले 5 कक्षा हो गई, फिर 3 कक्षा हो गई। फिर नेक्स्ट में 6 से 8 तक में, 6 से 8 में भी 3 कक्षा शामिल है। इसमें भी कितनी कक्षाएं शामिल है, 3 कक्षा है। फिर यहां देखो कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा लेंगे, तो कहने का मतलब इसमें कितनी कक्षाएं हो गई, 4। तो ये जो प्रारूप बन गया 5 + 3 + 3 + 4, वो किस प्रकार का है, नया पैटर्न, जो नया पाठ्यक्रम है उसके आधार पर ये बनाया गया है। इसको थोड़ा सा मैंने ओपनली करके बताया आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ सके कि ये प्रारूप किस प्रकार से बनेगा। अब देखो इसका नेक्स्ट देखेंगे, तो प्रारूप देखिए, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी कुछ अलग से इसका पैटर्न बनाया गया है। इसके अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो बोर्ड की एग्जाम होनी है वो भी कुछ अलग तरीके से होगी। जैसे बोर्ड परीक्षाएं होगी अब आसान, बिल्कुल हाँ, आसान इस तरीके से हो गई पहले से, क्योंकि परीक्षा अब वस्तुनिष्ठ और व्याकरणात्मक व्याख्यात्मक दोनों रूप में होगी। वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया यहाँ पर एक तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, जैसे राइटिंग के लिए यहाँ जैसे फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आएंगे तो विद्यार्थियों को करने में आसानी रहेगी, फिलिंग्स द ब्लैंक भरने में भी आसानी रहेगी, और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो करने भी ट्रू फॉल्स वाले बताने में भी आसानी रहेगी। तो बोर्ड की जो कक्षाएं हैं, जो बोर्ड की कक्षाएं उनमें जो एग्जाम्स होनी है 10th और 12th वाली, तो उन सभी के अंदर भी उनका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। उनकी परीक्षाएं अब काफी ज्यादा आसान तरीके से होंगी। और दूसरा इसमें है, देखो मॉड्यूल पर जोर देंगे, मॉड्यूल पर जोर देंगे तो सीखने को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, तो उसके लिए एग्जाम्स के अंदर आसानी से अप्लाई भी किया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट इसके अंदर है बीएड कोर्स से संबंधित। बीएड कोर्स में क्या होता है, देखो बीएड कोर्स को भी कुछ चेंज किया गया है। जो विद्यार्थी 12th के बाद अपना प्रोफेशनल बीएड की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए देखो बीएड कितने वर्ष का होगा, सिर्फ 1 वर्ष का बीएड होगा, जिसमें 4 वर्ष के अंदर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा। 4 ईयर जो है इसमें 3 ईयर तो लगेंगे किसमें, ग्रेजुएशन में, और चौथा जो ईयर है वो किसमें लगेगा, 1 ईयर के अंदर बीएड के अंदर लगेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट स्नातक करके उसके बाद बीएड करेगा तो उसके लिए बीएड कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष के लिए होगा। और अगर एमए करके बीएड करेगा तो उसके लिए कितने वर्ष का होगा, 1 वर्ष का बीएड होगा। यहां हमें यह पता चल रहा है देखने पर कि जो भी यहां दिया हुआ है, जैसे 4 वर्ष के अंदर इंटीग्रेटेड कोर्स चालू कर दिया गया है, इसका मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो बीएड कॉलेजें हैं वो ऑफ होने के कगार पर है। बीएड कॉलेजें क्या है, ऑफ होने के कगार पर है, क्योंकि बीएड एक 2 ईयर का जो डिप्लोमा है बीएड का, वो कोर्स अब बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स चला दिया गया है। इसका मतलब 4 वर्ष का बीएड करेंगे सभी स्टूडेंट्स, तो इसलिए बीएड का जो कोर्स है ये 2 वर्ष वाला, वो आने वाले समय में बंद हो जाएगा। फिर देखो एमफिल की समाप्ति, बिल्कुल हाँ, एमफिल की समाप्ति हो गई है। अब एमफिल की समाप्ति इसलिए हो गई है, पहले एमफिल करके पीएचडी की तरफ जाते थे। अब देखो यहाँ क्या है, एमफिल के बिना भी पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। जैसे एमए या एमएससी करके हम डायरेक्ट वहां से पीएचडी के अंदर एडमिशन या प्रवेश ले सकते हैं। पहले 2 ईयर का एमफिल करना पड़ता था, अब वो हटा दिया गया है, इसके बिना भी हम पीएचडी प्रवेश ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसकी जो बात करें प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और स्कूल प्रशासन की, तो देखो शिक्षक भर्ती के अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया होगी। तो शिक्षक भर्ती में जैसे टेट की बात करें हम, तो देखो टेट जो अपना था एग्जाम, वो 8वीं तक अनिवार्य था। पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें 8वीं तक ये टेट अनिवार्य था, लेकिन अब इस टेट को 8वीं से बढ़ाकर 10वीं क्लास तक के जो टीचर्स हैं, 2nd ग्रेड तक के, उन टीचर्स के लिए भी टेट को अनिवार्य कर दिया गया है, न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप। अब देखो यहां हम इन शिक्षक भर्ती की बात करें कि किस प्रकार से वो सफल होनी है, तो देखो वो प्रभावकारी व पारदर्शी प्रक्रियाओं द्वारा होगी। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि ये इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, किसी का अपनत्व नहीं चलेगा, एकदम पारदर्शी प्रक्रियाओं द्वारा भर्ती को संपूर्ण करवाया जाएगा। और पदोन्नति की बात करें तब देखो कार्य प्रदर्शन आकलन द्वारा पदोन्नति होगी। अगर किसी टीचर्स को एक बार के लिए वहां क्षेत्रीय भाषा के अनुरूप उसको लगा दिया गया है किसी क्षेत्र में या किसी स्कूल के अंदर, तो उसका ट्रांसफर होना बहुत ही मुश्किल है। जब पदोन्नति होगी उनकी, तब उनका ट्रांसफर ओपन हो सकता है। अभी किसी भी दबाव के कारण कोई भी किसी एक स्थान, किसी एक क्षेत्र के अंदर लगने के बाद उनकी दूसरी जगह पोस्टिंग होना
उसको बिल्कुल कम कर दिया गया है। कार्य या प्रदर्शन के आकलन पर ही उनको प्रमोशन दिया जाएगा या प्रमोशन के आधार पर ही उनको ट्रांसफर दिया जाएगा। बात करें उच्चतर शिक्षा की, तो वर्ष 2018 के 26.3 के सकल नामांकन, अभी फिलहाल देखो 26.3 सकल नामांकन है उच्चतर शिक्षा के अंदर जो एडमिशन ले रखा है जिन्होंने बच्चों ने, उस नामांकन के अनुपात को अब बढ़ाकर 2035 तक कितना करना है, 50% करने का लक्ष्य है। कहने का मतलब 50% रखा गया है, यहां 100% नहीं रखा गया उच्चतर शिक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद विद्यार्थी जॉब भी कर सकता है अपना, और अपने अलग जो प्रोफेशन भी चूज कर सकता है, डिप्लोमा की तरफ भी जा सकता है। तो उसके लिए यहां देखो क्राइटेरिया कितना रखा गया है, 50% का ही रखा गया है। और अगर 50% तक इसमें जैसे 26.3 से 50% तक की बढ़ोतरी की जाएगी, तो उस हिसाब से उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ की कुछ नई सीटें भी ऐड करनी पड़ेगी। तो वो कितनी ऐड की है, 3.5 करोड़ की नई सीटें जोड़ी जाएंगी। उसके साथ ही जो अंडर ग्रेजुएट शिक्षक के कोर्स हैं उसमें 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने का प्रावधान कर दिया गया। और ये मैंने आपको पिछले जो टॉपिक थे उसमें भी बता दिए थे कि अब जो ग्रेजुएशन लेवल है वो 3 वर्ष से बढ़कर कितना कर दिया गया है, 4 वर्ष कर दिया गया है, जिसको इंटरमीडिएट के रूप में भी बताया गया है। तो यहां क्या होगा, देखो 4 वर्ष के अंदर यहां ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और डिप्लोमा भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 वर्ष का जो बीएड का है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। और यहां पहले देखो अंडर ग्रेजुएट के अंदर अगर हम 1 साल या 2 साल तक का कोई भी कोर्स करते थे तो उसके लिए कंप्लीट कोर्स नहीं होता था, हमारा ग्रेजुएट नहीं होते थे, तो उससे पहले हमें कुछ भी यहाँ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला करते थे, प्रमाण कुछ भी नहीं मिला करते थे। लेकिन अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उनके अनुरूप कोई विद्यार्थी जैसे 2 वर्ष के अंदर स्टडी ग्रेजुएट के अंदर करता है तो उसके बाद किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं मिलता है। तो अब नई जो राष्ट्रीय नीति है उसमें अब एनईपी 2020 में अब 2 ईयर का जो डिप्लोमा होगा वो मान्य होगा, 1 ईयर का होगा वो भी मान्य होगा। वो किस प्रकार से होगा, देखो 12वीं के बाद अगर कोई विद्यार्थी 1 वर्ष के लिए पढ़ता है या स्टडी करता है, किसके लिए, ग्रेजुएशन में, तो उसके लिए सर्टिफिकेट मान्य होगा। फिर 2 ईयर के लिए अगर स्टडी करता है तो वो डिप्लोमा के लिए मान्य होगा। और 3 ईयर के लिए अगर पढ़ता है स्टूडेंट तो बैचलर डिग्री उसे मान्य होगी। और अगर 4 ईयर का कंप्लीट कर लेता है तो उसके साथ देखो 4 ईयर के साथ शोध के साथ साथ में बैचलर डिग्री का भी या बैचलर डिग्री भी उसकी मान्य होगी। अब बात आती है देखो यहाँ पीएचडी की, तो 4 ईयर का जो अपना डिप्लोमा है या डिग्री है वो कंप्लीट करने के बाद, शोध और बैचलर डिग्री को कंप्लीट करने के बाद हम कह सकते हैं कि अगर एमफिल को छोड़कर एमए या एमएससी कंप्लीट करके डायरेक्ट हम किस में जा सकते हैं, पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। तो इस प्रकार का ये प्रारूप है वो बनाया गया है प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और स्कूल प्रशासन के रूप में और उच्चतर शिक्षा के रूप में। अब नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अध्ययन करें तो देखो विभिन्न प्रकार की जो विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रवेश हेतु एक ही प्रकार की परीक्षा होगी। जैसे प्रवेश के लिए पहले अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग विश्वविद्यालय अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम लेती थी, अब विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु एक ही एग्जामिनेशन एडवाइज करवाया जाएगा, जिसके जरिए से हर विश्वविद्यालय में हम प्रवेश ले सकते हैं। फिर देखो विद्यार्थियों के लिए जो वित्तीय सहायता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे वित्तीय सहायता के लिए जो विद्यार्थी स्टडी करने में असमर्थक है वो वित्तीय सहायता के रूप में उसको स्टडी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए विद्यार्थियों को योग्यता के अनुसार प्रोत्साहित करने का प्रयास रहेगा। उनको हेल्प या सहायता के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिससे वो अध्ययन के रूप में जुड़े रहें। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा, उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी, छात्रवृत्ति के अनुरूप उनको भी दिया जाएगा वित्त ट्रैकिंग के आधार पर। अब वो नहीं होगा कि जैसे कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है और वो किसी संस्थान से जुड़कर और वो क्या कर रहा है, छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, तो वो वाला काम नहीं होगा। छात्रवृत्ति तभी मिलेगी जब विद्यार्थी खुद स्टडी के साथ में जुड़ा हुआ होगा या संस्था के साथ में या क्लास के साथ में जुड़ा होगा। तो विद ट्रैकिंग के साथ में छात्रवृत्ति का भी विस्तार किया जाएगा। फिर देखो ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ोतरी मिलेगी बहुत ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आने वाले समय में ज्यादातर चीजें ऑनलाइन स्टडी के रूप में होगी सब कुछ। तो प्रौढ़ शिक्षा का जो भी लक्ष्य है वो भी रखा जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में तो आप समझते हैं, जो बुढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी, जो बुजुर्गों के लिए भी इस शिक्षा के लिए या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उनको भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। और शिक्षा का जो वित्त पोषण है
कहने का मतलब जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो अभी जो फिलहाल जीडीपी है शिक्षा क्षेत्र में, उस जीडीपी का 4.43% क्या है, निवेश है। लेकिन अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई 2020 आई है, उसके अनुरूप अब जो न्यू पॉलिसी है उनके अनुरूप निवेश को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 6% होगा। अब देखो नेक्स्ट है इसका, क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए ई सामग्री है ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन की स्टडी के लिए जो सामग्री होगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं के रूप के अंदर। तो इस प्रकार से हम देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, वैसे तो इसका पोर्टल काफी ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो वाला तो कंप्लीट तो इसमें आ नहीं सकता, लेकिन इसमें जो हमारे उपयोगी चीजें हैं, जो हमें काम आएगी या कंपटीशन एग्जाम में जिसके बारे में पूछा जाएगा, वो सभी प्रकार की चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी है। तो आप एक बार इसका अध्ययन जरूर से करें, एक बार ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। थैंक यू।